FIIs इंडिया वापस आ रहा है। जी हां, पिछले 2 हफ्तों में कुछ ऐसा हुआ है जो हमें नॉर्मल लग रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक इंडिकेशन है कि FIIs इंडिया वापस आने वाली है। लेकिन बजाय किसी रैंडम यूट्यूबर या एंकर से पूछने के, हम FIIs से ही पूछते हैं कि वो इंडिया वापस कब आएंगे। इनका नाम है चार्ली डटन। ये यूके के मैन्युलाइफ इन्वेस्टमेंट में इमर्जिंग मार्केट हेड है, यानी इनके अंडर इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स आते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि इन कंट्रीज में कब और कितना पैसा लगाना है। रिसेंटली एक इंटरव्यू में जब इनसे पूछा गया कि FIIs इंडिया वापस कब आएंगे, इस पर उनका जवाब ये था। And a reset, and I think you'll see a return of FII certainly in the second half of the year once those valuations get back to those long-term averages. नेक्स्ट हम चलते हैं रिदम देसाई के पास। ये मॉर्गन स्टैनली इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनका कहना है कि आने वाले कुछ हफ्ते या कुछ महीनों में FIIs वापस आ सकती हैं। Or more secular flows, but in the meanwhile, I think somewhere in the next few weeks or months, I think foreign investors will start coming back. इन दोनों का इशारा जून जुलाई के महीने की तरफ है और अपनी एनालिसिस में मुझे 4 ऐसे इंडिकेटर्स मिले जो बता रहे हैं कि FIIs के वापस आने का टाइम आ गया है। और जिसे भी ये 4 इंडिकेशन समझ में आ गया, वो उन लोगों से बहुत आगे निकलने वाला है जो अभी भी एक क्रैश का वेट कर रहे हैं। देखिए, इस वीडियो को 99% लोग पूरा नहीं देख पाएंगे और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो उन 1% लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में सच में बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि कैसे बड़े प्लेयर्स कुछ बड़ा होने से पहले ही पोजीशन बना लेते हैं। और मैं पहले ही बता देता हूं कि थर्ड इंडिकेटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम एक एक करके उन सभी इंडिकेटर्स को एनालाइज करते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर है ट्रंप का टैरिफ वॉर। ट्रंप ने ये टैरिफ वॉर डिक्लेयर करके अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारा है, क्योंकि जब अमेरिका सस्ते सामान पे टैरिफ लगाकर उसे महंगा करेगा तो खुद उनका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और 2026 में अमेरिका का एक मिड टर्म इलेक्शन है और डोनाल्ड ट्रंप उससे पहले कोई बेवकूफी नहीं करना चाहते। एक बात समझ लीजिए, चाइनीज लोगों को अपने स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां पे सिर्फ 7% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और वहीं अमेरिका की 62% पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो जिस तरह इंडिया के इलेक्शन में किसान और मजदूर बहुत बड़े वोट बैंक है, अमेरिका के इलेक्शन में इन्वेस्टर्स बहुत बड़े वोट बैंक है। इसीलिए अपने इस इलेक्शन में ट्रंप ने कहा था कि वो चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट गिर जाए ताकि लोग जो बाइडेन पे सवाल उठाएं। And when there's a crash, I hope it's going to be during this next 12 months. लेकिन अब बिल्कुल उल्टा हो गया। टैरिफ वॉर की वजह से जो स्टॉक मार्केट गिरा, अब लोग डोनाल्ड ट्रंप पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, इस टैरिफ वॉर का अमेरिका को कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा उनका डॉलर कमजोर हो गया। जब ट्रंप के इलेक्शन जीतने की खबर आई थी तो डॉलर अचानक से बहुत स्ट्रांग हो गया था, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ वॉर का अनाउंसमेंट किया, डॉलर का वैल्यू बहुत गिर गया। और जिस कमजोर रुपये की वजह से FIIs इंडिया छोड़कर जा रहे थे, वही रुपये FII के रिटर्न का बहुत बड़ा ट्रिगर बन रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में FIIs की छोटी सी बाइंग आई है, ये रुपये के स्ट्रांग होने की वजह से। और मेरे ख्याल से अब ट्रंप को भी समझ आ गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमी इस तरह से काम नहीं करता कि तुम मेरे ऊपर जितना टैक्स लगाओ मैं भी तुम्हारे ऊपर उतना टैक्स लगाऊंगा। नहीं, इसीलिए ट्रंप ने इस टैरिफ में 90 दिनों का पॉज लगाया है, क्योंकि वो तुरंत उस टैरिफ को वापस नहीं लेगा, इससे उसकी बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए वो धीरे धीरे करके इस मुद्दे को खुद ही खत्म कर देगा। अगला रीजन है निफ्टी का पी रेशियो। सितंबर 2024 में निफ्टी का पी 24 को क्रॉस कर गया था और 2008 से लेकर अब तक जब भी निफ्टी ने 24 के पी को क्रॉस किया है, हमेशा एक करेक्शन आया है। इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन था और वो था 2020 का बुल रन। उस साल पूरे दुनिया के सेंट्रल बैंक्स ने कोविड के बाद अपने इंटरेस्ट रेट को बहुत कम कर दिया था। यूएस के फेड ने तो अपने इंटरेस्ट रेट को लगभग 0 कर दिया था। अब इंटरेस्ट रेट इसलिए कम किया गया ताकि कोविड के बाद इकोनॉमी रिकवर कर पाए। और इंडिया को इसके 2 बड़े फायदे मिले। सबसे पहला कि जितनी भी इंडियन कंपनीज जो यूएस में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती थी, उन्हें बहुत बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे। जैसे इंडिया की आईटी कंपनीज, इनके सारे बड़े क्लाइंट्स अमेरिका में बैठे हुए हैं। और दूसरा बड़ा फायदा यह था कि इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट कम हो गया और जितने भी सेक्टर्स जो डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट से लिंक्ड है, जैसे ऑटो सेक्टर, रियल एस्टेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इनके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आने लगे। क्योंकि अगर कार लोन सस्ते में मिलेगा तो ज्यादा लोग कार लेंगे, होम लोन सस्ते में मिलेगा तो ज्यादा लोग घर खरीदेंगे। तो अब आपको समझ आया कि अगर अर्निंग सीजन अच्छा होगा तो वो उस हाई पी को भी जस्टिफाई करेगा। मगर इस बार 24 के पी को जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास अर्निंग्स नहीं था, क्योंकि इस साल के Q1 और Q2 का रिजल्ट बहुत खराब था और FIIs को भी समझ आ गया कि इंडिया का मार्केट सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट की वजह से बढ़ रहा है। बस फिर क्या था,
उन्होंने एक एक करके हमारे मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया। लेकिन अब हमारे पास एक गुड न्यूज है, पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो गया है और यही वजह है कि हमारे थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट थोड़ा इंप्रूव हुआ है और उम्मीद किया जा रहा है कि इस बार का क्वार्टर 4 का रिजल्ट सीजन क्वार्टर 3 से भी अच्छा होगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, बेयर मार्केट के एंड होने का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है अच्छा रिजल्ट सीजन और बुल मार्केट के एंड होने का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है खराब रिजल्ट सीजन। और अब मार्केट इतना गिरने के बाद निफ्टी का पी 20 के आसपास आ गया है और अगर इस बार रिजल्ट अच्छा आता है तो इससे अर्निंग्स बढ़ेगा और अगर अर्निंग्स बढ़ेगा तो इससे पी और कम हो जाएगा। और जैसे ही निफ्टी अंडर वैल्यूड हो गया, एफआईआईज हमारे मार्केट में दबा के पैसा लगाना शुरू कर देंगे। अगला इंडिकेटर है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन डेटा, जिसे हम सीपीआई डेटा भी कहते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि म्यूचुअल फंड सिर्फ इसी इंडिकेटर को देखकर बताते हैं कि आने वाले टाइम पे स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक एम स्टॉक फॉर पार्टनरिंग विद अस। अगर आप सबसे सस्ता और रिलायबल ब्रोकर चाहते हैं तो एम स्टॉक के टक्कर का मार्केट में कोई भी ब्रोकर नहीं है, क्योंकि जो ब्रोकर्स आपको जीरो ब्रोकरेज का दावा करते हैं वो इतने हिडन चार्जेस लगाते हैं कि आपको अंदाजा भी नहीं है। आप चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए, डिलीवरी लीजिए या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, एम स्टॉक इन सभी सेगमेंट में सबसे सस्ता ब्रोकर है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो बाकी ब्रोकर्स जो आपको हिडन चार्जेस के बाद 10 या 20 रुपए चार्ज करते हैं, एम स्टॉक वहां पर ऑर्डर सिर्फ 5 रुपए चार्ज करता है। अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग या एमटीएफ करते हैं तो एम स्टॉक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बाकी ब्रोकर्स जहां आपको 12 से 15% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, वहीं एम स्टॉक सिर्फ 6.99% इंटरेस्ट चार्ज करता है। इनका पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशन फीचर सबसे काम का है। यहां आपको स्टॉक मार्केट के इंपॉर्टेंट न्यूज सबसे पहले मिलते हैं। इनके रिवैम्प रिपोर्ट सेक्शन में आपको फंड समरी, पीएनएल और डिविडेंड हिस्ट्री जैसे इंपॉर्टेंट चीजें एक जगह मिल जाएंगी। एम स्टॉक में अब तक 19 लाख से ज्यादा लोगों का ट्रस्ट है और इसमें अब तक 83 करोड़ से ज्यादा ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए जा चुके हैं और प्ले स्टोर में इस ऐप को 63,000 लोगों ने 4.2 स्टार्स दिया है। अगर आप भी एम स्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इसकी अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन या सीपीआई का मतलब होता है कि आप जो आटा दाल चावल खरीदते हैं वो कितनी तेजी से महंगा हो रहा है। अगर ये 5% से बढ़ रहा है तो आज जो आप आटा 100 रुपए किलो खरीद रहे हैं वो अगले साल 105 रुपए किलो खरीदेंगे। और अगर ये कम होकर 3% हो गया तो इसका मतलब है कि आज का 100 रुपए किलो वाला आटा 105 रुपए पे नहीं बल्कि 103 रुपए पे मिलेगा। और ये जितना कम होगा ये हमारे और स्टॉक मार्केट दोनों के लिए अच्छा होगा। पिछले कुछ महीनों से इंडिया का सीपीआई डेटा बहुत तेजी से कम हो रहा है। इसका मतलब है कि महंगाई थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है और इससे लोगों के हाथ में पैसा और बचेगा। आप एक चीज गौर कीजिएगा, जब भी लोगों के हाथ में पैसा बचता है उनके शौक बढ़ जाते हैं। जिसके पास 30,000 रुपए बचता है अचानक से उसे किसी नए फोन की जरूरत हो जाती है। जिसके पास 5 लाख रुपए बचता है उसे कार का शौक चढ़ जाता है। और एग्जैक्टली इसी वक्त बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देती है, क्योंकि अभी लोगों के अंदर शौक है। जिसके पास 30,000 है, हाई चांस है कि वो 20,000 का लोन लेकर 50,000 का फोन खरीदेगा। जिसके पास 5 लाख है वो और 5 लाख का लोन लेकर 10 लाख का गाड़ी लेगा। इसीलिए आप देखिएगा कि इंडिया और यूएसए दोनों में इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो गए। और आपको शायद एक बात पता नहीं होगा, पर एफआईआईज भी लोन लेकर इन्वेस्ट करते हैं। जी हाँ, ये जितने भी डेट फंड्स हैं वो क्या है, वो लोन लेकर ही तो इन्वेस्ट करते हैं। और अगर लोन सस्ता होता है तो एफआईआईज और लोन लेते हैं और वो इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगला इंडिकेटर है चाइनीज स्टॉक मार्केट। कुछ दिनों पहले आपने ये न्यूज सुना होगा कि चाइनीज गवर्नमेंट अपने इकोनॉमी में $1.4 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रही है। और ये न्यूज आते ही एफआईआईज की सेलिंग और तेज हो गई और वो पूरा पैसा चाइना चला गया, जिसके वजह से वहां के स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी रैली आई थी। लेकिन जैसे ही ये टैरिफ वॉर स्टार्ट हुआ, एफआईआईज को ये बात समझ आ गया कि चाइना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, एटलीस्ट जब तक ट्रंप है तब तक तो नहीं। इसी वजह से उन्होंने धीरे धीरे चाइना से पैसा निकालना शुरू कर दिया और यही रीजन है कि पिछले कुछ दिनों से एफआईआईज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें एफआईआईज अपने इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे बढ़ा रही है। अगर आपको जानना है कि वो स्टॉक्स कौन से हैं तो आप इस वीडियो को देखिए। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. और आप एम स्टॉक में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।